नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मात्र 11 रुपए के एक ऐसे बैंक के शेयर के बारे में जिसके कल क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं और इस बैंक ने बहुत ही धमाकेदार Q3 के रिजल्ट्स पेश किए हैं। इस बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ करके आया है और बैंक के एनपीए में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम मात्र 11 रुपए के इस बैंक के शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इस बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो आपको बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखना है ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। और यदि आप में से कोई भी व्यक्ति इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, अभी ना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस 11 रुपए के बैंक के शेयर के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है। यहीं से हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, तो ध्यान से आपको देखना है। देखो, दिसंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल जो कि कल ही के दिन आए हैं। सितंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 2 के नतीजों की डिटेल और दिसंबर 2019 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 के नतीजे। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। हम आपस में इनको यहाँ पर कंपेयर करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट अर्न की। देखो, बैंक और बैंकों का काम होता है ब्याज का। तो इस बैंक ने जो ब्याज से आई कमाई क्वार्टर 2 में वो है 4,362 करोड़ रुपए की। अभी क्वार्टर 3 में इस बैंक ने जो ब्याज से आई कमाई है वो है 4,243 करोड़ रुपए की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इंटरेस्ट अर्न में हमें थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की, तो यहाँ पर आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में इस बैंक ने ब्याज से आई कमाई थी 4,351 करोड़ रुपए की और अभी इस बैंक ने ब्याज से आई कमाई है 4,243 करोड़ रुपए की। तो यहां पर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इंटरेस्ट अर्न में थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं अदर इनकम की। आप अदर इनकम को छोड़िए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 2 में इस बैंक की जो टोटल इनकम थी वो थी 5,430 करोड़ रुपए की, जो कि अभी बढ़कर के आई है 5,786 करोड़ रुपए की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर यहाँ पर टोटल इनकम में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम इसको यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में इस बैंक की जो टोटल इनकम थी वो थी 5,197 करोड़ रुपए की, जो कि अभी बढ़ करके आई है 5,786 करोड़ रुपए की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इस बैंक की टोटल इनकम में हमें यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं इस बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो यहाँ पर डिटेल्स मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए 7 नंबर का पॉइंट आपको दिखाई देगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 2 में इस बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1,346 करोड़ रुपए का, जो कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 में बढ़ करके आया है 1,731 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पर अच्छा खासा उछाल आता हुआ नजर आया है। अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में इस बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 762 करोड़ रुपए का, जो कि अभी बढ़ करके आया है 1,731 करोड़ रुपए का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इस बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा उछाल आता हुआ नजर आया है। अगर हम बात करें इस बैंक के नेट प्रॉफिट की तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। देखो, इस बैंक को फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में लॉस हुआ था 6,075 करोड़ रुपए का। यहां पर आप डिटेल चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में इस बैंक को लॉस हुआ था, यह बैंक घाटे में था और इस बैंक को जो लॉस हुआ था वो था 6,075 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर आप अभी की डिटेल चेक करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 के नतीजों की, तो यहां पर इस बैंक को प्रॉफिट हुआ है 212 करोड़ रुपए का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर यह बैंक जो है वो घाटे से मुनाफे में आ चुका है। यह एक अच्छा पॉइंट है। अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखें तो 148 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था इस बैंक को क्वार्टर 2 में और अभी इस बैंक को प्रॉफिट हुआ है 212 करोड़ रुपए का। तो यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इस बैंक के नेट प्रॉफिट में हमें एक तगड़ा उछाल आता हुआ दिखाई दिया है और यह बैंक ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर घाटे से मुनाफे में आ चुका है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। अगर हम आगे बढ़कर के बात करें इस बैंक के एनपीए पर, तो यहां पर एनपीए की डिटेल्स भी आपके सामने आ चुकी है। ध्यान से आप देखिएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोस एनपीए की। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में इस बैंक का जो एनपीए था, ग्रोस एनपीए था, वो था 17.12% का। और अभी अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 की, तो इस बैंक का जो ग्रोस एनपीए है वो घट करके रह गया है 12.19% का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इस बैंक के ग्रोस एनपीए में हमें यहाँ पर एक
गिरावट दिखाई दे रही है। अगर इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखें तो 13.04% के एनपीए थे क्वार्टर 2 में, जो कि अभी यहाँ पर घट करके रह गए हैं 12.19% के। तो यहाँ पर ग्रोस एनपीए की स्थिति तो सुधरती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें नेट एनपीए की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर 2 में नेट एनपीए थे 4.30% के, जो कि अभी घट करके रह गए हैं 3.13% के। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर बैंक के नेट एनपीए में भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम इसको यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखें तो आप देख सकते हैं 5.81% के एनपीए थे फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में, जो कि अभी कम होकर के आए हैं 3.13% के। तो फ्रेंड्स एनपीए की स्थिति जो है वो यहाँ पर सुधरती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स बैंकों में एनपीए की स्थिति चेक करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनपीए है वो बैंकों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या होते हैं। और एनपीए की स्थिति जैसे जैसे यहाँ पर सुधरती जाती है, एनपीए जैसे जैसे कम होते जाते हैं, वैसे वैसे बैंकों की स्थिति भी हमें सुधरती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमने ओवरऑल चेक किया कि इस बैंक के जो क्वार्टर 3 के नतीजे हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं। बैंक के इंटरेस्ट अर्न में तो हमें थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दी है, बाकी बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ करके आया है। बैंक की टोटल इनकम में हमें यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, और बैंक के नेट प्रॉफिट में भी एक तगड़ा उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। और यह बैंक जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर यहाँ पर घाटे से मुनाफे में आ चुका है। तो क्वार्टर 3 के नतीजों में तो यहाँ पर हमें कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। अब इस बैंक के और डिटेल्स में आपके सामने लगा रहा हूं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की डिटेल चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको नेगेटिव दिखाई देगा -3.27% का। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बात करें अगर यहाँ पर हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की 1.14 का है। डिविडेंड यील्ड रेशियो यहाँ पर नील दिखाई देगा। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें, ये भी यहाँ पर नेगेटिव ही दिखाई देगा -34.83% का। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन असेट की, तो यहाँ पर आरओए देख सकते हैं -1.82% का है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस बैंक का जो पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। आरओई भी यहाँ पर नेगेटिव नजर आ रहा है, और आरओए भी यहाँ पर नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस बैंक का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। अब इस बैंक का नाम मैं आपके सामने लगा रहा हूं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चार्ट की डिटेल्स तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम आए हैं एनएससी की वेबसाइट पर, और इस बैंक का नाम भी आपके सामने आ चुका है। मैं बात कर रहा हूं आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में, जो कि एक पीएसयू सेक्टर का बैंक है। और इसका प्राइस आप चेक कर सकते हैं। आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है 11 रुपये 35 पैसे पर। कल यहाँ पर जब मार्केट चल रहा था तब इसने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे पेश किए थे, और यहाँ पर कल हमने देखा कि कल इसने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 11 रुपये 35 पैसे की। तो आज यह अनचेंज है। आप देख सकते हैं कल की क्लोजिंग भी 11 रुपये 35 पैसे की है, और आज भी इसने 11 रुपये 35 पैसे की ही क्लोजिंग दी है। आज के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन देखते हैं। देखो आज के दिन इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो है 56,83,000 शेयर्स की। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो है 16,31,000 शेयर्स की। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 28.5% से भी ज़्यादा की यहाँ पर डिलीवरी दिखाई दे रही है। चलो 52 वीक का लो और हाई भी चेक करते हैं। 52 वीक का हाई इसने बनाया था 29 जून 2020 को 13 रुपये 75 पैसे का, और इसका जो 52 वीक का लो है वो इसने जब लॉकडाउन लगा उसके आसपास ही बनाया है 19 मार्च 2020 को 6 रुपये 5 पैसे का। उसके बाद इसमें लगातार तेजी जारी रही। 29 जून को इसने हाई बना दिया था 13 रुपये 75 पैसे का, जो कि इसका 52 वीक का हाई है। और अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 11 रुपये 35 पैसे का है। अब इसका जो चार्ट है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ताकि इसके बारे में जो भी तस्वीर है वो आपके सामने बिल्कुल साफ हो सके कि आपको इस बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट की डिटेल में यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इस बैंक के डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट की डिटेल आपके सामने है। और इस चार्ट पर हम बात की शुरुआत करने वाले हैं इस कैंडल से। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये कैंडल है 27 दिसंबर 2019 के कारोबार की, और उस टाइम इसने हाई बनाया था यहाँ पर 12 रुपये 85 पैसे का। उसके बाद यहाँ पर थोड़े दिनों की यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर इसमें लगातार गिरावट जारी रही, और यहाँ पर इसने एक लो बनाया है। तो इस कैंडल की भी हम बात करेंगे। यहाँ पर यह जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है ये 19 मार्च 2020 के कारोबार की कैंडल है, जब लॉकडाउन लगा उसके 3-4 दिन पहले की कैंडल। और इस टाइम इसने लो बना दिया था यहाँ पर 6 रुपये 5 पैसे का, जो कि इसका 52 वीक का लो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी डिटेल आप ध्यान से चेक करिए ताकि आपको अच्छे से पता लग सके। तो यहाँ पर फिर से इसमें तेजी देखने को मिली। कई दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेट मूड में रहा, फिर यहाँ पर इसमें भयंकर तेजी बनी, और यहाँ पर आकर के इसने एक हाई बनाया। तो इस कैंडल की भी हम बात करेंगे। ये यहाँ पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये 29 जून 2020 के कारोबार की कैंडल है, और इस दिन इसने हाई बनाया था यहाँ पर
13 रुपये 75 पैसे का, जो कि इसका 52 वीक का हाई भी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसमें लगातार गिरावट जारी रही और यहाँ पर फिर से इसने लो बनाया है। इस कैंडल की भी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आपको जो कैंडल नजर आ रही है, ये 16 अक्टूबर 2020 के कारोबार की कैंडल है और इस दिन इसने वापस से लो बनाया था यहाँ पर 8 रुपये 50 पैसे का। तो आप देख सकते हैं यह 6 रुपये से 13 रुपये के बीच ही यहाँ पर झूलता रहा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कई दिन यहाँ पर कंसोलिडेट मोड में रहा, फिर यहाँ पर इसमें तेजी बनी, वापस से गिरावट आई, थोड़ी सी तेजी बनी, फिर से इसमें गिरावट आई, अब वापस से इसमें यहाँ पर तेजी बनी थी और कल के दिन यहाँ पर फिर से इसने एक हाई लगाया था। तो यहाँ पर इस कल के कारोबार की भी हम बात करेंगे, क्योंकि कल इसके क्वार्टर 3 के नतीजे आए थे जब मार्केट चालू था। उसी टाइम यहाँ पर क्वार्टर 3 के नतीजे इस बैंक ने पेश किए थे। तो कल के कारोबार की डिटेल्स भी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। 9 फरवरी 2021 और कल के दिन का इसका जो हाई है वो है 12 रुपये 25 पैसे का। लो बनाया था इसने यहाँ पर 11 रुपये 10 पैसे का और क्लोजिंग दी थी कल 11 रुपये 35 पैसे पर। और आज के दिन भी यहाँ पर इसने जो क्लोजिंग दी है वो 11 रुपये 25 पैसे पर दी है। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 11 रुपये 35 पैसे का है। 11 रुपये 35 पैसे की ही आज के दिन इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 2019 दिसंबर 2019 से अब तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी इसमें गिरावट आती है, कभी तेजी बनती है, वापस से इसमें गिरावट आती है, वापस से इसमें तेजी बनती है। तो यहाँ पर चार्ट पर जो स्थिति है हमें यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रही है। अब इस बैंक का जो मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज का पता लग सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक का मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट आपके सामने आ चुका है और मैं बात करने वाला हूं इस कैंडल से। ये यहाँ पर आपको जो बड़ी वाली कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था और ये कैंडल है 1 जनवरी 2008 के कारोबार की। जनवरी 2008 में इसने जो हाई लगाया था वो था यहाँ पर 227 रुपये 45 पैसे का। फिर 2008 के फॉल के बाद इसमें बहुत ही भयंकर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली और यहाँ पर फिर से इसने एक लो बनाया है। फ्रेंड्स इसने जो लो बनाया था वो बनाया था मार्च 2009 में और लो बना दिया था इसने 37 रुपये 50 पैसे का, मतलब 227 रुपये से गिर करके ये 37 रुपये पर आ चुका था। फिर यहाँ पर वापस से इसमें यहाँ पर तेजी बनी, तेजी हमें देखने को मिली और यहाँ पर फिर से इसने हाई बनाया। अगर मैं इस कैंडल की भी बात करूं तो ये कैंडल है नवंबर 2010 के कारोबार की और नवंबर 2010 को फिर से ये यहाँ पर पहुंच चुका था 180 रुपये पर। फिर अगर आप डिटेल्स चेक करेंगे तो नवंबर के बाद से इसमें लगातार गिरावट रही है। आप देख सकते हैं लगातार ये गिरा है और यहाँ पर आकर के इसने एक लो बना दिया है। तो ये जो लास्ट वाली आपको कैंडल दिखाई दे रही है ये आज के कारोबार की कैंडल है। चलो फरवरी के कारोबार की डिटेल ही मैं आपके सामने लिखूंगा। फरवरी 2021 में जो भी कारोबार हुआ है, फरवरी 2021 में इसने हाई बनाया था 12 रुपये 25 पैसे का और लो बनाया है इसने 10 रुपये 65 पैसे का और अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 11 रुपये 35 पैसे का है। तो अभी इसका एक शेयर जो है वो 11 रुपये 35 पैसे के आसपास यहाँ पर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस बैंक का चार्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ से इसमें तेजी बनी, लगातार इसमें गिरावट रही, वापस से इसमें तेजी बनी, फिर से इसमें गिरावट बनी और यह गिरावट जो है 2010 के बाद से इसमें लगातार जारी है। तो फ्रेंड्स आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि आपको इस बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपको इस बैंक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। केवल हमें क्वार्टर 3 के नतीजों को देखकर ही यह डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए कि यह बैंक अच्छा है। उस बैंक के सारे फंडामेंटल्स की डिटेल्स हमें चेक करनी चाहिए, जैसे बैंक के बैलेंस शीट की हमें डिटेल्स चेक करनी चाहिए। फ्रेंड्स हर एक चीज़ यहाँ पर मैं चेक करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो जो आपको डिटेल्स चेक करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी बैंक के शेयर में किसी भी कंपनी के शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है तो उस बैंक के फंडामेंटल्स में जैसे बैंक की बैलेंस शीट को चेक करना, बैंक के P&L अकाउंट को चेक करना, उस कंपनी के कैश फ्लो को देखना, बोरोइंग्स की डिटेल्स चेक करना, जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इस कितना क्या लोन है उस कंपनी पर, ये डिटेल्स भी आपको चेक करनी चाहिए। और यह डिटेल आपको जरूर से चेक करनी चाहिए कि उस कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर में ग्रो करेगा या फिर नहीं। तो ये सारी डिटेल चेक करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। हमने देखा कि यहाँ पर इस बैंक के जो क्वार्टर 3 के नतीजे हैं वो तो अच्छे आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस बैंक का जो अगर हम बात करें यहाँ पर ROE और ROA की, वो भी यहाँ पर नेगेटिव नजर आ रहा है। और अब बैंक के चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि इस बैंक का जो चार्ट है बिल्कुल भी सही नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लगातार इस बैंक के चार्ट पर हमें यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपका किसी भी कंपनी के शेयर में अगर इन्वेस्ट करने का प्लान हो तो उसकी डिटेल्स आपको जरूर से चेक करनी चाहिए और चार्ट की डिटेल अगर आप देखेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वह शेयर इन्वेस्ट करने लायक है या फिर नहीं। मैंने आपको पहले
भी बताया है कि जिस कंपनी का चार्ट आपको ऊपर की तरफ लगातार दौड़ता हुआ दिखाई दे, जैसे अगर आपके दिग्गज जो कंपनियां हैं जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इसके अलावा मैं अगर बात करूं एशियन पेंट, आईसीआईसीआई बैंक, डीमार्ट जो कि एवेन्यू सुपरमार्ट, एचयूएल, अगर इनकी आप डिटेल्स चेक करेंगे, इसके अलावा बजाज फाइनेंस, तो ये जो दिग्गज शेयर हैं अगर आप इनकी डिटेल चेक करेंगे, इनका चार्ट अगर आप चेक करेंगे, आपको लगातार ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ ही दिखाई देगा। तो अगर किसी भी कंपनी का चार्ट जो है लगातार ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ आपको दिखाई दे, उसी कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस कंपनी का चार्ट कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है और लगातार यहाँ पर नीचे आ रहा है इस चार्ट की तरह, तो उस कंपनियों से आपको यहाँ पर बच करके रहना चाहिए। आपको ये प्राइस दे करके बिल्कुल भी यह डिसाइड नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 11 रुपए का शेयर क्या करोड़पति बना पाएगा, बिल्कुल नहीं बना पाएगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इसके फंडामेंटल्स की डिटेल्स से हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत देखी है, बैंक का चार्ट हमने यहाँ पर देखा है, तो यहाँ पर यह जो शेयर है बिल्कुल भी करोड़पति नहीं बना सकता। करोड़पति लोग बनते हैं, लेकिन बनते हैं कब, जब वो क्वालिटी स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको क्वालिटी स्टॉक्स के कुछ नाम बताए हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको बजाज फाइनेंस हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ब्रिटानिया हो गया, एचयूएल, डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट हो गया, एशियन पेंट हो गया, बाटा हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। तो फ्रेंड्स बहुत सारे शेयर हैं जिनमें आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार के शेयरों जो पेनी स्टॉक अगर आप उनमें यहाँ पर अपना पैसा डालते हैं, तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर आप करोड़पति बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर। इसके कल क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं जिनको हमने यहाँ पर देखा है, और डिटेल भी हमने चेक करी, और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि मेरा डिसीजन तो ये है कि इसमें आपको बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ पीएसयू सेक्टर में अच्छे अच्छे बैंकों की, तो यहाँ पर मेरे को अगर मैं बात करूँ तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लगता है। आप चाहे तो उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, उनमें आप अपना पैसा डाल सकते हैं, इसकी बजाय अगर आप यहाँ पर 11 रुपए के इस बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करने के। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।